हाय स्टूडेंट्स, यस कांग्रेस आपकी 2 यूनिट्स फिनिश हो चुकी हैं। अब तक इलेक्ट्रोस्टैट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया और मुझे पता है आप सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हो। ठीक है, आप लोग हर वीडियो को एक असाइनमेंट फॉलो करता है। असाइनमेंट आप लोग अब टाइम से सॉल्व कर रहे हो और मुझे इतनी खुशी है। संडे को मेरे पास ढेर सारे असाइनमेंट के आंसर आए थे, यानी मुझे इस बात की खुशी है कि आपने संडे को बैठ के सारा बैकलॉग खत्म किया। यानी अब आप भी तैयार हो चुके हो आगे चलने के लिए, यानी आप भी समझ चुके हो कि बोर्ड में आपको कुछ कमाल और धमाल दिखाना है। मैं उसमें आपके साथ हूं और जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं आपकी हेल्प करता रहूंगा। ठीक है, आज हम लोग एक नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। उस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। राइट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आप देखेंगे ये मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है। अब तक इलेक्ट्रिक करंट के 3 इफेक्ट्स पता चल चुके हैं। जब फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिक करंट को हमने डिस्कवर किया कि इस टाइप की भी कुछ क्वांटिटी होती है, इलेक्ट्रिक करंट नाम की भी कोई चीज होती है, तो इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन निकालने के लिए रिसर्च स्टार्ट हो गई और पता चला इलेक्ट्रिक करंट जहां भी होगी उसके साथ साथ 3 इफेक्ट्स भी होंगे। नंबर 1 हीटिंग इफेक्ट, जो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके। नंबर 2 केमिकल इफेक्ट, हम कभी डिस्कस ही नहीं करेंगे इसको क्योंकि ये कोर्स में नहीं है। नंबर 3 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो आज कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑर्स्टेड नाम का साइंटिस्ट था, उसने 1980 में एक डिस्कवरी दी। उसने कहा कि whenever the current passes through a conductor, it behave like a magnet। जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास होती है किसी भी कंडक्टर से, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। आप एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हो, आजकल आप सब लोग घर पे हो। मैग्नेटिक कंपास अगर हो तो मैग्नेटिक कंपास अगर फ्रीली छोड़ दो तो उसके जो पॉइंटर्स होते हैं उसमें जो सुई होती है वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में लाई करती है। लेकिन अगर उसको आप एसी के वायर के पास ले जाओ जिसमें ऑन करके, जिसमें करंट फ्लो हो रही है, तो उसमें डिफ्लेक्शन होगा। वो जो पॉइंटर होता है, निडल होती है, वो भी एक मैग्नेट होती है और मैग्नेट को सिर्फ एक मैग्नेट ही हिला सकती है। तो इसको जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट के पास लेकर गए तो उसकी निडल में डिफ्लेक्शन आया। कैसे आया? मैग्नेटिक फील्ड से। कहां से पैदा हुआ? इलेक्ट्रिक करंट से। तो ये ऑर्स्टेड ने सबसे पहले बताया था। जैसे ही उसने बताया दुनिया को, दुनिया में तहलका मचा और वहां पे अलग अलग कंट्रीज के साइंटिस्ट इस पे रिसर्च करना शुरू कर दिए। तो जितने भी साइंटिस्ट उन्होंने जब इसको पूरी रिसर्च की और रिसर्च में जो फैक्ट्स सामने आए, उन फैक्ट्स को इकट्ठा करके ये चैप्टर बनाया गया है। मैं एक एक करके आपके पास लाऊंगा। इस स्टडी को आगे बढ़ाया बायर एंड सावर्ट नाम के 2 साइंटिस्ट ने। बायर एंड सावर्ट, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए मैग्नेटिक फील्ड को लेके, इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और जो आउटकम देखा वो उन्होंने अपने लॉ में लिख दिया। तो जो आउटकम था उन्हें कहते हैं बायर सावर्ट लॉ। बट उन्होंने क्या करा, उन्होंने पूरे कंडक्टर की स्टडी नहीं की, इसका छोटा सा एलिमेंट लिया। मतलब एक छोटा पार्ट, जैसे ये है, यहां से यहां तक की लेंथ dl, करंट फ्लो हो रही है I, तो I और dl। अगर आप सिर्फ dl देखेंगे, सिर्फ dl, इसको कहते हैं एलिमेंट, और I इंटू dl को कहते हैं करंट एलिमेंट। दिस इज करंट एलिमेंट।
ये आइडियल करंट एलिमेंट है, इस पॉइंट P तक ये पोजीशन वेक्टर है, यानी यहां से करंट एलिमेंट से इस पॉइंट P की डिस्टेंस क्या है, R, पोजीशन वेक्टर R है। ये पॉइंट क्यों लिया है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करना चाहते हैं। तो जिस पॉइंट पे भी आप मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करोगे उस पॉइंट को इस एलिमेंट से ज्वाइन कर दोगे। आप कहोगे कहां से ज्वाइन करें, यहां से, यहां से, यहां तक। एक्चुअली ये मैंने DL बहुत बड़ा दिखाया है, एक्चुअली DL कितना होता है, इतना। तो ये एक पॉइंट जितना ही होता है DL, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा बड़ा दिखाया है क्योंकि मुझे कुछ स्टडी करनी है इसके अंदर भी। अब IDL है इधर की तरफ, IDL में बता दूं वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर का साइन I के ऊपर मत लगाना, L के ऊपर लगाना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, करंट स्केलर क्वांटिटी है। तो करंट स्केलर बट करंट एलिमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, जिसकी डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है वही IDL की डायरेक्शन होगी। तो एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा। तो बायट सावर्ट ने क्या स्टडी की, उसने देखा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट एट द पॉइंट P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जितनी ज्यादा करंट इसमें से फ्लो होगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये याद रहे, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हम इस पूरे कंडक्टर का नहीं निकाल रहे, सिर्फ इसका, इस एलिमेंट का मैग्नेटिक इफेक्ट यहां पे क्या होगा, सिर्फ इसका रिलेशन निकाल रहे, ऊपर का नीचे का नहीं। इस एलिमेंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे DB। एक और लॉ बता दूं, इसके टोटल 4 लॉ है, IDL। यानी ये वाला एलिमेंट जितना ज्यादा लेंथी होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। कॉमन सेंस भी समझ में भी आता है। थीटा, इसका रोल आ गया, DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। तो ये 4 लॉज हैं, इन चारों लॉज को मिला दो तो IDL साइन थीटा अपॉन R²। ये जो 4 स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं ये कहलाते हैं लॉज ऑफ बायट सावर्ट लॉ। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में, CBSE बोर्ड में पूछा जा चुका है कि राइट द बायट सावर्ट लॉ। तो आपको ये 4 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, इन सब के मटेरियल मैं आपको गूगल क्लासरूम से भेज दूंगा, उनको एक बार स्टडी कर लेना और अपने नोट्स भी बना लेना। बट फिलहाल बायट सावर्ट लॉज ने बताया मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, क्योंकि जब भी मैं बायट सावर्ट लॉ का टेस्ट लेता था तो स्टूडेंट क्या निकलते थे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बॉडी। किसी को ये नहीं पता कि हम स्मॉल एलिमेंट का निकालने हैं, ड्यू टू बॉडी, ड्यू टू दिस, ड्यू टू दैट। ये सब गलत स्टेटमेंट है। यहां मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट, ये ही लिखना है आपको। मैं लिख बताऊंगा, अभी सब समझाया है मैंने आपको। अब प्रोपोर्शन साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, लगा देते हैं कांस्टेंट। DB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π। इलेक्ट्रोस्टेट में यूज करते थे आप 1/4π एप्सिलॉन नॉट, यहां पे यूज करोगे म्यू नॉट अपॉन 4π। म्यू नॉट क्या है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। एप्सिलॉन नॉट क्या था, परमिटिविटी, ये है परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ 0 दिख रहा है ना, तो कौन सा मीडियम होगा, वैक्यूम। एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, अगर सिर्फ म्यू लिखेंगे इसका मीनिंग वही है जो
इलेक्ट्रोस्टेट में था, यानी अब कोई मीडियम है, कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, जो पी पॉइंट है इस समय वैक्यूम है। अगर म्यू नॉट की जगह म्यू लिखा हुआ है, इसका मीनिंग है पी पॉइंट के चारों तरफ कोई मैग्नेटिक मटेरियल फैला हुआ है और पी पॉइंट उसके अंदर है। म्यू, दिस इज एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, या मीडियम वर्ड आएगा, ठीक है। और इसमें किसी भी मीडियम की परमिएबिलिटी में वैक्यूम की परमिएबिलिटी से डिवाइड कर दो, क्या आएगा? रिलेटिव परमिएबिलिटी। ये एब्सोल्यूट है, ये रिलेटिव। रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। मैं तीनों को फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट के नाम से आया है म्यू, म्यू नॉट, इसका नाम है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। इलेक्ट्रोस्टेट में था एब्सोल्यूट परमिटिविटी, वो एप्सिलॉन था, इस टाइप से लिखा हुआ था, इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद सिर्फ म्यू आ रहा है और हमने नॉट हटा दिया। नॉट मतलब होता है कोई मीडियम नॉट नहीं है, बट जब आपको नॉट नहीं दिखाया जा रहा समझ जाना कोई मीडियम है। तो जो मीडियम है उसकी परमिटिविटी, और किसी भी मीडियम की परमिटिविटी में वैक्यूम की परमिटिविटी से डिवाइड कर दो, तो इस रेशो कहते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी सेम था, हम किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को वैक्यूम की परमिटिविटी से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? रिलेटिव परमिटिविटी, जिसे आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते थे, याद है? सेम यहां पर है। अब इसकी वैल्यू देख लेते हैं क्या होती है और यूनिट क्या होती है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू है यहां लिख देता हूं। एसआई सिस्टम में, एसआई सिस्टम 10 की पावर -7 इसकी वैल्यू होती है, और यूनिट होती है इसकी टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। ये कहां से आया? मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला, TESLA। इसे सिर्फ कैपिटल T लिखेंगे, जैसे एम्पियर को सिर्फ कैपिटल A लिखते हैं, केल्विन को सिर्फ कैपिटल K लिखते हैं, टेस्ला को सिर्फ T लिखेंगे। ये ऐसा यूनिट है। CGS यूनिट क्या होती है? CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो होती है गॉस, GAUSS, इसको सिर्फ G लिखेंगे। तो 1 टेस्ला में 10 की पावर 4 गॉस होते हैं, ये ध्यान रखना। अब आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 की पावर -7, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की कितनी थी? 9 इंटू 10 की पावर +9, यह -7 है, यानी ये बहुत कम होता है, ठीक है। तो अभी तक आपने स्टडी की मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्मॉल करंट एलिमेंट एट द पॉइंट P is directly proportional to this inversely proportional to this। चारों को मिला के एक फॉर्मूला बना लिया है, उस पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दिया और उसको एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आपको इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखवा देता हूं, मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये बता दूं, एक चीज और बता दूं, इसमें मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर में अगर लिखना चाहो इसको तो वेक्टर का साइन यहां लगाओ B के ऊपर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई स्केलर IDL क्रॉस R अपॉन R क्यू। A क्रॉस B क्या होता है? AB साइन थीटा। IDL A हो गया, R B हो गया, तो AB साइन थीटा, IDL इंटू R इंटू साइन थीटा। एक R से R क्यूब कैंसिल, तो बचा R स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, इसको खोलेंगे ये आएगा। दूसरी बात ये ध्यान रखना, इस चैप्टर में डायरेक्शन का बहुत पागलपन है, डायरेक्शन बहुत ज़्यादा कॉशियसली निकालनी है। ध्यान रखना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आइडियल और R दोनों के परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट आपने 11th में पढ़ा है कि
A क्रॉस B इज इक्वल टू सी वेक्टर, तो सी वेक्टर की डायरेक्शन A और B दोनों के परपेंडिकुलर होगी। सिमिलरली यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इसके और इसके परपेंडिकुलर होगा क्योंकि इनके क्रॉस प्रोडक्ट से आ रहा है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो बायट-सावर्ट लॉ क्या हुआ? बायट एंड सावर्ट लॉ। बायट-सावर्ट लॉ कहता है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन at a point due to a small current element is मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के आगे dB लिख लेना। नंबर 1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो आप इसमें लिखेंगे प्रोपोर्शनल इनटू I, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L DL। थर्ड लॉ है बायट-सावर्ट का, थर्ड लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, तो यानी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। फोर्थ है इनवर्सली, बस फोर्थ वाला इनवर्सली है। वन अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इन चारों को मिला दो अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट लॉ। dB is proportional to I dl sin theta upon r square, और dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square, और dB वेक्टर फॉर्म में हो गया mu naught upon 4 pi I dl वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी अपॉन r क्यूब। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। इसको कैपिटल T से रिप्रेजेंट करेंगे। CGS is गॉस। 1 टेस्ला में 10 की पावर 4 गॉस होते हैं, ये ध्यान रखना। यहाँ पे mu naught upon 4 पाई इज इक्वल टू 10 की पावर -7, यानी सर म्यू नोट की वैल्यू नहीं है, म्यू नोट में 4 पाई से डिवाइड करोगे तब आएगा, और यूनिट 1 मीटर ऊपर है, मीटर क्यूब है तो क्या होगा मीटर स्क्वायर, और एक DL मीटर है, मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर बचेगा, मीटर इंटू टेस्ला, तो इसकी यूनिट क्या होगी टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर।
करंट की यूनिट एम्पियर। तो ये इसकी SI वैल्यू हो गई। तो ये बायट-सावर्ट का लॉ हो गया। अब इसके एप्लीकेशंस आएंगे, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं, आप रिपीट करके वीडियो देख लीजिएगा। ये जो बायट-सावर्ट का लॉ था, ये था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। तो जब जब इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा, स्टार्टिंग पॉइंट बायट-सावर्ट लॉ है, ये याद रखना। यानी अब आपको सारे आइडियल तो मिलेंगे नहीं, यानी स्मॉल एलिमेंट तो है नहीं, कोई आपको सर्कुलर कॉइल मिलेगी, कोई आपको स्ट्रेट कंडक्टर मिलेगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या है यहां से यहां तक। हो सकता है इसकी लेंथ इनफाइनाइट हो, इसकी कितनी भी बड़ी रेडियस हो, इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसकी एक्सिस पे कोई पॉइंट है वहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये आपके कोर्स में है। यानी आपके कोर्स में 3 एप्लीकेशन है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कॉइल पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। तीसरा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग करना, ये स्ट्रेट है, ये सर्कुलर कॉइल है। तो इतना आपके कोर्स में बस छोटा सा, इन तीनों को मैं डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। मान लीजिए ये एक कॉइल है, इसमें करंट फ्लो हो रही है। अब आपको ये पता चल चुका, जहां भी करंट होगी वहां मैग्नेटिक फील्ड होगा। बिल्कुल सिमिलरली उसी तरह से जहां चार्ज होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जहां करंट होगी उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा सेंटर पे, ये पता करना है। करंट फ्लो हो रही है I, रेडियस है A, कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब आप देखो, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है, बायट-सावर्ट लॉ। बट बायट-सावर्ट लॉ की एक कंडीशन है, ये सिर्फ स्मॉल एलिमेंट के लिए ही एप्लीकेबल है। बट ये तो स्मॉल एलिमेंट नहीं है, ये तो इतना बड़ा एलिमेंट है। तो हम क्या करेंगे, बीच का रास्ता निकालेंगे। क्या, इसको छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड कर लेंगे। हमने छोटे छोटे एलिमेंट, जैसे एक हो गया ये, एक और, इसको पूरे आइडियल में डिवाइड करेंगे। मिलियंस ऑफ एलिमेंट्स होंगे, छोटे 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 छोटे। फिर क्या करेंगे, हर एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, सबका, और फिर सबको कर देंगे ऐड, तो निकल आएगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड। ऐड करने का काम कौन करेगा, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो सिर्फ इस एलिमेंट का नाम क्या, आइडियल एलिमेंट का कितना है, इसका मैग्नेटिक फील्ड है dB इज इक्वल टू μ/4 IDL sin थीटा बाई r²। टोटल होगा, इंटीग्रेट कर देना। अब इंटीग्रेशन में आपको प्रॉब्लम आएगी, कौन सा कांस्टेंट है, किसको इंटीग्रेशन से बाहर ले जाएं, जो कांस्टेंट नहीं होगा उसको अंदर रखना है। इसकी मैं ट्रिक बताता हूं। ये एलिमेंट एक और जगह ले लो, यहां पे ले लो, इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वो सेम। जो भी चीज यहां और यहां में चेंज हो जाए वो वेरिएबल है, जो चेंज ना हो वो कांस्टेंट हो। आप देखो μ/4 दोनों के लिए सेम होगा, हमेशा सेम है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। I, यहां भी I करंट फ्लो हो रही है, यहां भी I फ्लो होगी, I भी कांस्टेंट। साइन थीटा, आप देखो ये किस डायरेक्शन में है, टेंजेंट वाली डायरेक्शन में होता है, और ये रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल होता है 90, साइन 90 1, तो ये हट ही जाएगा 1 की फॉर्म में। यहां भी 1, यहां भी 1, हट गया। R, यहां भी रेडियस R, यहां भी रेडियस R, तो R भी क्या है, कांस्टेंट। तो अंदर क्या रह जाएगा, सब कुछ बाहर आ गया, I/r² इंटीग्रेशन dl। तो dl इंटीग्रेट होना है, dl सारे dl आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, 2πr। तो यहां लिख दोगे इंटीग्रेशन dl को हटाकर 2πr। तो r से एक r² का r कैंसिल होगा, μ/4 और पाई से पाई भी कैंसिल होगा, μ/2 I/r आ जाएगा, ठीक है।
तो ये तो मैंने अभी डिस्कशन किया, अब मैं प्रॉपर तरीके से आपको लिखवा देता हूं। ऑब्जेक्टिव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। मैग्नेटिक फील्ड को ही मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के 3 नाम है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जब भी सुनो, फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स नहीं कह रहा, फ्लक्स डेंसिटी, ये भी मैग्नेटिक फील्ड है, आगे बताऊंगा। टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन at the center of a circular current carrying coil। सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है। इसके सेंटर एरिया ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया आपका। गिवन क्या है, लेट आई, एक तो करंट दी हुई है, आई करंट इज फ्लोइंग थ्रू सर्कुलर कॉइल whose radius is A। फिगर करंट दिखा दो, करंट नहीं होगी तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, और रेडियस भी दिखा दो A। एक छोटा सा आइडियल दिखा दो, आइडियल एलिमेंट, इसको यहां पे ज्वाइन करके दिखा दो, क्योंकि आइडियल और ए के बीच में एंगल 90 है। डेरिवेशन, डेरिवेशन है अकॉर्डिंग टू, जब भी करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो स्टार्टिंग करनी है आपको बायट-सावर्ट लॉ से, ये ध्यान रखना। अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट लॉ, बी कैपिटल बनाना है, डी बी इज इक्वल टू म्यू अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, ए। ये था मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट, इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी बी, इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, म्यू अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन ए स्क्वायर। साइन 90 क्यों है, एंगल 90 डिग्री है, रीजन भी लिख दो, रेडियस एंड टेंजेंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर।
बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एल बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर 2 पाई ए। इसमें ज़्यादा लिमिट दिखानी है तो दिखा दो, वरना मत दिखाओ। काट दो 2 पाई से 4 पाई, तो म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन ए। ये पहला फॉर्मूला आपका आया। ये था फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इस करंट कैरिंग कॉइल एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। ठीक है, तो इसको याद कर लो, जरूरत पड़ेगी इसकी। म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन ए। आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दी कॉइल एंड ए इज द रेडियस ऑफ द कॉइल। ठीक है, तो सेंटर पे हो गया। अब हम दूसरा ले रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द कॉइल। पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं आपसे। इसमें कॉइल को आपको ऐसे बनाना है, ठीक है, और ये एक्सिस है। इस एक्सिस की दो खास बात है, एक तो सेंटर से जा रही है और परपेंडिकुलर है प्लेन के। कॉइल बिल्कुल ऐसे है, ये कॉइल है और ये एक्सिस है, तो परपेंडिकुलर है। ये सेंटर यहां से आपको डिस्टेंस दी होगी, कोई मान लो x। इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? बायट-सावर्ट लॉ। बायट-सावर्ट लॉ के लिए क्या चाहिए? करंट एलिमेंट। तो आप छोटा सा करंट एलिमेंट लोगे, ये इसमें करंट पास हो रही है ये आई डी है। अब इस एलिमेंट को मैंने वेक्टर बना दी यहाँ पे ऐसे, इस एलिमेंट का यहाँ पे इफेक्ट देखना है, तो आप यहां से ज्वाइन कर दो। ठीक है, इसको आर मानना, डिस्टेंस को आर, ये दिखा देना ये रेडियस ए है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? डायरेक्शन बनानी है। मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड आर और आइडियल दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो आर ये है, इसके परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री बना दो। ये दिस इज डी बी, ये 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे क्या गलती होती है? बहुत से लोग इसी को एक्सटेंड कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखाते हैं, जो कि गलत है। ऐसे नहीं दिखाना, इसके परपेंडिकुलर। अब डायमेट्रिकली अपोजिट यहां पे आ जाओ। यहां पे भी एक एलिमेंट है आइडियल, इसका इफेक्ट क्या होगा यहां पे? ठीक है, ये है इसका इफेक्ट। तो मैंने इसको इसके परपेंडिकुलर बनाया है, इसको ऐसे नहीं बनाया। अगर बनाता, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको एक्सटेंड कर देते हैं ऐसे। ऐसे आपको नहीं करना। ठीक है, तो dB1 और dB2 नाम दे देते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए, बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बिकॉज ये और ये सेम है। आइडियल में करंट और इस वाले आइडियल में करंट सेम है। यहां y एक्सिस बना दो, ये x एक्सिस हो गई, ये x हो गई। अब देखो, इसको मान लो दिस इज, लेट्स से एल्फा ले लो, दिस इज एल्फा। तो ये थीटा अभी में लेना है, आइडियल साइन थीटा में यूज हो जाएगा। ये और ये दोनों एल्फा होंगे, बिकॉज दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल है। ये अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, और ये पूरा 90 है, क्योंकि ये डायरेक्शन इसके 90 थी। तो ये पूरा 90, ये 90 माइनस अल्फा, इसका मतलब ये वाला एंगल हो गया अल्फा। सिमिलरली ये वाला अल्फा। अब देखो, dB का y कंपोनेंट dB cos अल्फा और इसका इधर, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये हो जाएंगे कैंसिल। इसका ये कंपोनेंट है और इसका ये कंपोनेंट होंगे साइन थीटा वाले, तो dB साइन थीटा और dB साइन थीटा हो जाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? सिर्फ एक्सिस के अलोंग होगा, क्योंकि dB cos अल्फा और dB cos अल्फा तो कैंसिल हो गए। ये इवेंट हर एलिमेंट के साथ होगी। मान लो दूसरा एलिमेंट आपने यहां लिया, तो इसका डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट ये रहा। इन दोनों के ये वाले कंपोनेंट कैंसिल, ये वाले एड अप, इसके और इसके ले लो। आप देखोगे हर एलिमेंट का
डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट मौजूद है। इन दोनों के पेयर्स में ये वाले कैंसिल, ये वाले ऐड। तो आप क्या देखोगे, जब इंटीग्रेशन के थ्रू आप पूरा एक लूप लगाओगे, पूरा एक चक्कर लगाओगे, तो हर एलिमेंट का पेयर होने की वजह से सबके ये वाले तो कैंसिल हो जाएंगे और ये वाले सबके हो जाएंगे ऐड। तो आप देखोगे कि सिर्फ एक्सिस के अलोंग वाले मैग्नेटिक फील्ड सरवाइव करेंगे और मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के हो जाएंगे एक्सटेंड, खत्म हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। तो पहली बात याद कर लेना, करंट कैरिंग कॉइल की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के ही डायरेक्शन में होता है, या तो इधर होगा या इधर होगा, अलग बात है, बट एक्सिस के अलोंग होगा, परपेंडिकुलर नहीं होगा। ठीक है, अब निकालेंगे कैसे? इस एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। फिर इंडिकेट करेंगे, पूरी का निकलेगा। ठीक है, यहां हमेशा एक कंफ्यूजन आपको रहता है, मैं डिस्कस कर लूं। इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या था? डी बी साइन एल्फा, यहां पे साइन एल्फा भी लगाना पड़ेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड था। अब यहां पे आप सोचोगे डी बी साइन एल्फा और ये वाला डी बी साइन एल्फा है 2 डी बी साइन एल्फा, लेकिन मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए लिखूंगा ओनली इंटीग्रेशन डी बी साइन एल्फा। 2 क्यों नहीं लिखा, उसका मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। क्या होगा जब इंटीग्रेशन लेंगे तो इंटीग्रेशन पूरा एक लूप लगाएगा, यहां से यहां तक आएगा। तो इंटीग्रेशन जब यहां पहुंचेगा तो इसका ये वाला कंपोनेंट जो था डीबी साइन एल्फा दूसरा, वो खुद ही उठा के ऐड करेगा। इंटीग्रेशन का काम है, इंटीग्रेशन का काम है ऐड करना। इंटीग्रेशन से आपने कहा भैया एक काम कर, इस पूरी कॉइल को छोटे छोटे आइडियल में डिवाइड कर ले, उसके बाद हर एलिमेंट का ये वाला कंपोनेंट ले और ऐड कर, तो इंटीग्रेशन आएगा। वो क्या करेगा, हर एलिमेंट का ये वाला कंपोनेंट डीबी साइन एल्फा कंपोनेंट लेगा, फिर दूसरे एलिमेंट का डीबी साइन एल्फा कंपोनेंट लेगा और सबके डीबी साइन एल्फा वाले कंपोनेंट लेके कर देगा उन सबको ऐड। ठीक है, तो वही काम कर रहा है, एडिशन काम कौन कर रहा है? इंटीग्रेशन। तो मैंने 2 नहीं लिया क्योंकि ये वाला एलिमेंट जब इंटीग्रेशन चलता हुआ यहां पे आएगा तो ये वाला डीबी साइन एल्फा खुद ही उठा लेगा। तो यहां गलती होने के चांस है, आपको 2 नहीं लिखना, 1 लिखना है। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन डीबी वी हो जाएगा और कांस्टेंट क्या आया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर आया, आई अपॉन आर स्क्वायर बाहर आया। साइन थीटा यहां पे सरवाइव करेगा, साइन एल्फा, साइन थीटा साइन एल्फा, इसको हम अभी छोड़ देते हैं अंदर। ठीक है, डीएल चेक, पता है ये मैथमेटिक्स बायोलॉजी वालों को होगा, सर ने डीएल क्यों नहीं देखा? डीएल कभी नहीं थे, ये इंटीग्रेशन का हिस्सा है, ये कांस्टेंट वेरिएबल कुछ नहीं होता, ये इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन डीएल मिलकर इंटीग्रेशन होता है। अब आप देखो यहां पे कंडीशन आएगी, ये कॉइल है, अगर इसकी रेडियस स्मॉल है तो ये जो एंगल है दिस इज थीटा वाला एंगल, क्योंकि थीटा क्या होता है मैं आपको याद दिलाऊं, ये स्मॉल एलिमेंट है आइडियल, ये पॉइंट था P, तो आइडियल और R के बीच का एंगल होता है थीटा। यहां पे आइडियल कौन सा? ये रहा, दिस इज आइडियल। पॉइंट क्या है? ये रहा। तो आइडियल और पॉइंट के बीच का एंगल, ये वाला एंगल क्या है? दिस इज थीटा। अब अगर रेडियस स्मॉल होगी तो ये एंगल अपने आप ही 90 हो जाता है, मैं भी आपको दिखाऊंगा क्यों होता है। तो ये साइन थीटा साइन 90 साइन 91 खत्म हो जाएगा, सिर्फ साइन एल्फा रहेगा। और साइन एल्फा भी कांस्टेंट होता है, बिकॉज आप क्या करोगे, ये है, अगर दिखाता हूं, मान लो ये कॉइल है और ये एक्सिस है, एक्सिस पे ये पॉइंट है, इस पॉइंट को आप कहीं भी जॉइन कर दो, ये सब एक कोन बन जाएगा। कोन इस यहां एक्सिस से ये एंगल एल्फा, तो सबके लिए सेम होगा। ठीक है, हर एलिमेंट के लिए सेम है, तो साइन एल्फा भी बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा? साइन एल्फा। अंदर क्या आ गया? अंदर बचा डीएल। इंटीग्रेशन डीएल क्या है? पूरा सरकमफेरेंस 2 पाई ए, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई साइन एल्फा अपॉन आर स्क्वायर, और यहां पे
2 पाई ए, दिस इज 2 पाई है। अब आप क्या करोगे, साइन अल्फा की वैल्यू लिखोगे, 2 पाई से 4 पाई को कैंसिल करोगे, साइन अल्फा यहां आ जाओ, यहां तो कुछ ट्रायंगल है ही नहीं, यहां पे अल्फा अल्फा ही जैसे, साइन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी ए अपॉन आर क्यूब हो जाएगा, एक ए अपॉन आर आएगा, आर स्क्वायर पहले से तो ए अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। मैं साथ साथ दो काम कर रहा हूँ, 2 पाई से इसको काट भी देता हूँ, म्यू नॉट अपॉन 2 आएगा, आई साइन अल्फा मैं खोल चुका हूँ तो ये आएगा अपॉन ए अपॉन आर क्यूब। अब देखो आर क्यूब मुझे दिया नहीं होगा, मुझे सिर्फ रेडियस और ये दिया हुआ है, तो जो चीज़ नहीं दी होती उसे हटाना होता है। ये राइट एंगल ट्रायंगल बनना है तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आर हो गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे रख दो तो आएगा फॉर्मूला म्यू अपॉन 2 आई ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा। ठीक है, ये हम करने जा रहे हैं, मैं एक बार और समझा देता हूँ। ये करंट कैरिंग एक सर्कुलर कॉइल है और मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, क्योंकि जहां भी करंट होगी वहां मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसकी एक्सिस पे पॉइंट है P, इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बायट-सावर्ट लॉ, क्योंकि जब भी करंट का मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, करंट और मैग्नेटिक फील्ड दो नाम आ रहे हैं, सीधा तीसरा पॉइंट आपके दिमाग में बायट-सावर्ट लॉ आ रहा है। बायट-सावर्ट लॉ लेकिन डील करता है आइडियल से, तो आपको आइडियल छोटा सा एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट का इफेक्ट यहां निकाला तो इसको ज्वाइन करा, ये आ रहा है। ठीक है, बायट-सावर्ट लॉ लगाया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, राइट। और आपने देखा था यहाँ पे कि हर एलिमेंट के मैग्नेटिक फील्ड का सिर्फ ये वाला कंपोनेंट सर्वाइव करेगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो इसका कंपोनेंट कितना है, डीबी का डीबी साइन अल्फा, तो मैंने यहाँ पे साइन अल्फा भी लिया है, ये डीबी की वैल्यू है पूरी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये साइन अल्फा। अब इसमें थी कंडीशन, अगर ए रेडियस छोटी है तो एंगल 90 आएगा। मैं आपको करके दिखाता हूं। ये मान लीजिए ये एक कॉइल है बड़ी, ये पूरी कॉइल है, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये पूरी कॉइल है, ये वाला पार्ट खाली है, इसको इमेजिन कर लेना, ये कॉइल है, ये सेंटर है और ये एक्सिस है, यहां पे डीएल है, ये डीएल आईडीएल, इसको इस पॉइंट से ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब मैं रेडियस छोटी कर रहा हूं, आप देखो रेडियस छोटी हो गई तो आइडियल और इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 90। फिर से देखिए, ये कॉइल और एक्सिस यहां से जा रही है, इसलिए मैंने ऐसे लिया हुआ है, ये एंगल है आइडियल और आर में, जब मैं रेडियस छोटे करूंगा तो क्या हो गया, ये एंगल क्या हो गया, 90। तो जब भी रेडियस स्मॉल करोगे तो एंगल 90, तो यहां पे कंडीशन डालनी पड़ेगी, मैं लिखूंगा जब पूरा डाइव करूंगा, इफ रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉइल इज स्मॉल, तो मैं इसको गायब कर दूंगा साइन थीटा को, यहां से साइन 91 की फॉर्म में, बाकी इंडिकेशन करूंगा आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको प्रॉपर वे में कर देता हूं। ये एप्लीकेशन 2 है, बोर्ड में लास्ट ईयर आया है या इसी ईयर आया है, ये वाला डेरिवेशन आया है, उसके साथ एक और क्वेश्चन था जो मैं बताऊंगा, अभी पहले मैं डिराइव कर लूँ आपका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन at a point on its axis which is perpendicular to the plane of coil.
ठीक है। इसके बाद गिवन में क्या क्या है, ठीक है, ये तो हो गया, हमें निकालना क्या है, सर्कुलर ए, सर्कुलर कॉइल, of radius A carrying current I and a point which is x distance away from the center. X distance away from the center, ये हमें गिवन है। अब फिगर बना लीजिए। यहाँ पे एक आइडियल, इसको यहाँ ज्वाइन कर दो, दिस इज आर, इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर बनाना, दिस इज dB1, इसके डायमेट्रिकली अपोजिट एक और आइडियल ले लो, दिस इज अनदर आइडियल, दिस इज dB2, ठीक है। रेडियस ए ली हुई है हम लोगों ने, ये यहां से x है, r जो गिवन नहीं है, ये डायग्राम हो गया। अब डेरिवेशन, पॉइंट्स कुछ नाम दे दें, इसको P पॉइंट्स दे दो, ये x एक्सिस और इसके परपेंडिकुलर इसको y से दो, अकॉर्डिंग टू बर्ड एंड सावर लॉ। मैग्नेटिक फील्ड at point P is dB is equal to mu naught upon 4 pi IDL sin theta upon r square, okay, if radius A is small, then sin theta, ये थीटा है, ये 1 हो जाएगा, बिकॉज द थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, देन dB हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन r स्क्वायर। साइन थीटा 1 कर दिया, मैंने नहीं लिखा है। अब एंगल ले लो, दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, ठीक है।
इसका मैग्नेटिक इफेक्ट आपको मैंने डिस्कस कर लिया, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट of dB along axis is equal to dB sin alpha. dB cos alpha component will be cancel out and dB sin alpha will be added. बाकी हम यहां लिख रहे हैं इंटीग्रेशन dB sin alpha, dB डैश ले लो, दो एक जैसे dB नहीं आ सकते, तो ये क्या होगा हमारा, दिस इज इंटीग्रेशन dB हो गया b, और ये हो गया dB की वैल्यू रख देते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, यहाँ से वैल्यू उठा के फ्रॉम 1 से, अपॉन आर स्क्वायर साइन एल्फा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, और साइन एल्फा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है ए अपॉन आर, इंडिकेशन डी एल, इंडिकेशन डी एल कितना है 2 पाई है, तो बी हो गया म्यू नॉट अपॉन 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर क्यूब ए इंटू 2 पाई ए, इंटीग्रेशन डी एल इज इक्वल टू 2 पाई ए, म्यू नॉट अपॉन 2 आई ए स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, आर क्यूब को खोल दो, आर की वैल्यू क्या है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें आर दिया नहीं हुआ है, हमें ए और एक्स दिए हुए हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं हमने क्या करा है, स्मॉल एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड निकाला, उस मैग्नेटिक फील्ड का हमने एक्सियल कंपोनेंट लिया, बिकॉज डायमेट्रिकली अपोजिट कंपोनेंट के वाई कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, ओनली ये वाला कंपोनेंट सर्वाइव करेगा। तो सबके ये वाले कंपोनेंट जो हैं वो एडअप करने, एडअप मतलब इंटीग्रेट करना है, तो हमने इंटीग्रेशन डीबी साइन एल्फा का लिया है, डीबी का नहीं डीबी साइन एल्फा का, और फिर डीबी की वैल्यू रखी, साइन एल्फा की वैल्यू रखी, और आंसर आ गया। इसमें जो क्वेश्चन पूछा था वो ये था, एक तो डेरिवेशन पूछा था कि एक्सिस के अलॉन्ग एक पॉइंट है वहाँ पे डेरिवेशन निकालो मैग्नेटिक फील्ड की, एक पूछा था अगर इस पॉइंट को शिफ्ट कर दें सेंटर पे तो शो करो, प्रूव नहीं कहा, शो करो कि ये मैग्नेटिक फील्ड सेंटर के मैग्नेटिक फील्ड जैसा फॉर्मूला आता है, यानी रिड्यूस हो जाता है फॉर्मूला। आपको सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड याद है, मैं ये लिख देता हूँ, आपको यहाँ लिख देता हूँ, कितना था सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, बी था म्यू अपॉन 2 आई अपॉन ए। जब इस पॉइंट को यहां रखेंगे तो x 0 हो जाएगा, x 0 रख दो यहां पे, तो क्या होगा b इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 2 आई ए स्क्वायर अपॉन x 0 रख दिया, a स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल गया, a क्यूब, a स्क्वायर से a क्यूब कैंसिल, म्यू नोट अपॉन 2 आई अपॉन ए, बिल्कुल सेम फॉर्मूला आ गया आपको, ये देखो, ठीक है। तो ये बोर्ड का क्वेश्चन था, डेरिवेशन करवाया था और कहा था इसी फॉर्मूले को रिड्यूस करो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए, रिड्यूस करो, ठीक है।
तो रिड्यूस किया। तो दूसरा आपका पूरा हो गया। अब थर्ड वाला है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। थर्ड वाला डेरिवेशन, एक डेरिवेशन बचा है प्लस डायरेक्शन। डायरेक्शन में डिस्कस कर लूँ, हाँ डायरेक्शन डिस्कस नहीं की मैंने, कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है तो डायरेक्शन तो होगी। तो यहां देख लीजिए, अभी हमने सिर्फ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल डिस्कस की है। तो सर्कुलर है तो आपको इस तरह से फिंगर्स को कर्ल करते हुए सर्कल बनाना है। आपको ऐसे करना है कर्ल या ऐसे कर्ल करना है। कैसे करें डिपेंड करेगा करंट की डायरेक्शन क्या है। अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो आपको ऐसे करना है, यानी एंटी क्लॉकवाइज तो ऐसे, अगर क्लॉकवाइज है तो ऐसे करना है। तो इसमें जो थंब की डायरेक्शन होती है कि थंब इसके परपेंडिकुलर है, एक्सिस के अलोंग है, तो इस डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर करंट की डायरेक्शन ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड होगा आउटवर्ड, और अगर करंट की डायरेक्शन है ऐसे तो आप कर्ल करेंगे ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड थंब का आ रहा है इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। तो किसी भी सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल का के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है या एक्सिस के किसी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, थंब रूल है। ठीक है, तो इस वीडियो के इतना ही। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपके स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड और उसकी डायरेक्शन निकालने के रूल्स, फिर एम्पियर सर्किटल लॉ और उसके दो एप्लीकेशन। ठीक है, इसके साथ ये पोर्शन फिनिश हो जाएगा। तो आज हमारा ये सारा पोर्शन 2 वीडियो में कवर होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।